हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि SWM मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब करेगी? तो 10 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी 2023 तक जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करेगी। अगला है, कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, सिंगापुर। अगला है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा उदयपुर। अगला है, कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, दिल्ली। अगला है, तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अरितापट्टी। ये तमिलनाडु का गांव है जो कि राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। अगला है, अनवर इब्राहिम ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मलेशिया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गाड़ियों की नई स्क्रैप पॉलिसी पास की गई जिसके अनुसार 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने तथा 1 साल के अंदर नई गाड़ी खरीदने पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी? तो ये जो स्क्रैप पॉलिसी है ये पास की गई है यूपी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी एक नई पॉलिसी जो है लागू की गई है, मंजूरी दी गई है। कौन सी है? तो नई स्क्रैप पॉलिसी। अब ये जो नई स्क्रैप पॉलिसी है इसको जो है कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत यदि आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, 15 साल से अधिक पुरानी है, तो उसे स्क्रैप कराने पर सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी। स्क्रैप से मतलब क्या है कि आप जब इसे, जैसे 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी है और वो खराब हो चुकी है, चलने की स्थिति में नहीं है, तो उसे अगर आप कबाड़े के रूप में बेचते हैं तो आपको जो है इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको 1 साल के अंदर नई गाड़ी खरीद कर उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में 15% तक की छूट मिलेगी। यदि गाड़ी आपकी व्यावसायिक है तो आपको 10% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ से याद रखेंगे, ये जो नई स्क्रैप पॉलिसी है वो हाल ही में उत्तर प्रदेश में लागू की गई है गाड़ियों को स्क्रैपिंग से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में 3 नए पुलिस कमिश्नरेट पर योगी कैबिनेट की मोहर लगने पर कुल कितने शहर इस व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं? यानी कि अभी जो है 3 नए पुलिस कमिश्नरेट जो है उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। तो इसके सहित उत्तर प्रदेश में अब कितने पुलिस कमिश्नरेट जो है हो गए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 7। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें प्रयागराज हो गया, इसके अलावा आगरा हो गया और इसके साथ ही गाजियाबाद। तो यहाँ पर भी पुलिस कमिश्नरेट के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। ठीक है, एक हो गया गाजियाबाद। अभी तक प्रदेश में 4 जिलों में ये व्यवस्था लागू थी। कौन कौन से जिले थे? तो लखनऊ था, कानपुर था, वाराणसी था और नोएडा। यहाँ पर ये व्यवस्था लागू थी, यानी कि जो पुलिस कमिश्नरेट है ये 4 जिलों में थी। अभी जो है 3 और जिले में ये बन गई है। तो अब अगर देखा जाए कि कुल कितने यूपी के शहर जो है इस व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं, तो कुल मिलाकर के 7 शहर इस व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं।
तो याद रखेंगे हाल ही में ये 3 नए जो है यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई है। प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया और गाजियाबाद। और पहले थे कौन कौन से, तो लखनऊ था, कानपुर था, वाराणसी था और नोएडा था। कुल मिलाकर के 7 शहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संत सूरदास के जीवन स्मृति पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, चौधरी लक्ष्मी नारायण ने। दोस्तों संत सूरदास के जीवन पर स्मृति पर आधारित एक स्मारिका का विमोचन किया गया, ठीक है। और कहाँ पे, तो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थल वृंदावन में हुए सूरदास महोत्सव में ये जो है इसका विमोचन किया गया। शास्त्रीय संगीत और नृत्य के इस भव्य आयोजन के अंत में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सूरदास स्मृति स्मारिका का विमोचन किया। तो याद रखेंगे कि कहाँ पर जो है जो संत सूरदास हैं उनके जीवन पर आधारित एक स्मृति पर आधारित जो है स्मारिका का विमोचन किया गया, स्मृति स्मारिका का। तो आप याद रखेंगे वृंदावन में। और किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, इन्होंने इसका विमोचन किया। अगला है, अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? अभी दोस्तों हाल ही में एक सर्वेक्षण जो है किया गया है, अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता इसके अनुसार बताए गए। दोस्तों अमेरिका की जो स्थित है एक फर्म कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, इसके सर्वेक्षण के अनुसार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 69% के साथ, ठीक है, दूसरे नंबर पर हैं, याद रखेंगे सेकंड नंबर पर ही हैं। और तीसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज 56% रेटिंग के साथ। तो ये है तीसरे नंबर पर, ठीक है, नाम याद रखेंगे। पहले पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे पर हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रोज मैनुअल लोपेज ओब्रेडर और तीसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर हम बात करें जो बाइडेन है, ये कौन से स्थान पर है, तो ये जो है इसमें 9वें स्थान पर रहे हैं। इसके बाद 22 विश्व नेताओं की सूची में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं ये 10वें स्थान पर है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि अमेरिका स्थित जो कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, इसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि हाल ही में किसके द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, तभी याद रखेंगे अमेरिका स्थित एक फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक। और यहाँ पर आप जो है दूसरे और तीसरे जो हैं इनकी भी रेटिंग याद रखेंगे। जो मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर और जो तीसरे पर हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज, ये दोनों नाम याद रखेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी नाम याद रखेंगे, जो बाइडेन, ये 9वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मिस्र के। भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा है जब कोई मिस्र के नेता जो है भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे, यानी कि मेजबानी करने वाले ये पहले अतिथि के तौर पर चुने गए हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। भारत द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करने वाले ये पहले मिस्र के नेता होंगे। अब्देल फत्ताह सीसी एक पूर्व सेना अधिकारी हैं जिन्हें 2014 में मिस्र टी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और 2018 में फिर से इनको चुना गया। अंतिम विदेशी मुख्य अतिथि 2020 में कौन रहे थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो ये जो है अंतिम विदेशी मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि 2020 के बाद 2021 और 2022 इसमें क्या होगा, इसमें कोविड की वजह से मुख्य अतिथि जो है वो नहीं आए थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अभी 2023 में जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है वो है अब्देल फत्ताह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है।
गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस परेड जो 1950 में हुई थी, तो इसमें पहले जो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे वो कौन थे। यानी गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि कौन थे, 1950 में हुई थी। तब आप नाम याद रखेंगे इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो। ठीक है, याद रखेंगे आप सुकर्णो। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप सुकर्णो। ये जो है 1950 में मुख्य अतिथि रहे थे और ये पहले थे, फर्स्ट थे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कहाँ से हैं तो इंडोनेशिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। ये हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि अमेरिका से क्या कोई व्यक्ति जो है, कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए हैं, तो केवल एक बार। ठीक है, याद रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे, ये जो है केवल एक बार आए हैं इंडिया में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अमेरिका के केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए, बराक ओबामा। नाम याद रखेंगे। और ये कब, तो यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका की यहाँ पे बात की जा रही है, अमेरिका। तो अमेरिका से केवल एक ही राष्ट्रपति हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं, बराक ओबामा। और जो बराक ओबामा हैं ये जो है कब भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए, तो वो भी आप याद रखेंगे 2015 की गणतंत्र दिवस की परेड में ये शामिल हुए थे। और अमेरिका से केवल एक ही बार राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला मुख्य अतिथि कौन रही गणतंत्र दिवस की परेड में, तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ये 1961 में आई थी। ठीक है, यहाँ पे महिला की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे आप महिला में क्या हो जाएगा, 1961 में एलिजाबेथ सेकंड, ये जो है पहली महिला थी भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाली। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, 1961 में आई थी। और ये कहाँ से है, यूके। इस बात को भी याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम की ये महारानी थी। और एक क्वेश्चन और भी याद रखेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ है जब कोई विदेशी मुख्य अतिथि इस परेड में नहीं आया। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, देखिए पिछली बार 2021 और 2020 में। ठीक है, 2021 और 2022, 20 नहीं, 2021 और 2022 में कोविड की वजह से नहीं रहे, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। तो 1952 में ऐसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1953 में ऐसा हुआ है। इसके अलावा कब हुआ, तो 1966 में ऐसा हुआ है। और इसके अलावा 2000 में होगा, 2021 और 2022 में। तो कुल मिलाकर के कितनी बार हो गया, तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि कुल मिलाकर के 5 बार ऐसा हुआ है जब कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं रहा इस गणतंत्र दिवस की परेड में। तो इसको भी याद रखेंगे, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 बार ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, पशुधन और डेयरी क्षेत्र में दिया जाता है। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान ने देश में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान के लिए कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों, सहकारी समितियों और तकनीशियनों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। ये जो पुरस्कार है ये 26 नवंबर 2022 को डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया। वैश्विक उत्पादन में 32% योगदान के साथ भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है और देश में 222 सहकारी समितियां हैं जिनमें 17 मिलियन से अधिक किसान दूध की आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो ये पुरस्कार है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आता है ऑप्शन में दुग्ध उत्पादन तब भी आप कर देंगे दुग्ध उत्पादन। वैसे ये जो पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे आप जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये पशुधन और डेयरी क्षेत्र में दिया जाता है और ये इस क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। 3 श्रेणी कौन कौन सी होती है, तो स्वदेशी मवेशी या भैंस की नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। इसके अलावा दूसरी श्रेणी होती है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। ठीक है, ये दूसरी श्रेणी हो गई। और तीसरी श्रेणी होती है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी या दुग्ध उत्पादन कंपनी या आप कह सकते हैं डेयरी किसान उत्पादन संगठन।
तो ये 3 श्रेणियां होती हैं जिनके आधार पर ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, IIT दिल्ली। दोस्तों हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है, ठीक है, कौन सी है, तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट। तो इसमें कुल 7 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं और इसके अनुसार जो IIT दिल्ली है ये भारत का सर्वोच्च रहा है संस्थान, ठीक है, इसको 29वां स्थान मिला है टॉप 100 की सूची में। उसके बाद IISc बेंगलोर इसे 58वें स्थान पर रखा गया और IIT बॉम्बे ये 72वें स्थान पर रहा। अब अगर हम विश्व स्तर पर देखें कि पहले स्थान पर कौन सा है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, ये इस साल भी, क्योंकि पिछले साल भी ये टॉप पर था और इस साल भी ये टॉप पर है, तो ये जो है टॉप पर रहा। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MIT जो है ये विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट में, ठीक। और भारत की अगर बात करें तो IIT दिल्ली ये भारत में शीर्ष पर है और ओवरऑल इसे जो है वैश्विक स्तर पर 29वां स्थान दिया गया है, क्योंकि टॉप 100 की सूची में ये 29वें स्थान पर रहा। तो ये याद रखेंगे और MIT का नाम याद रखेंगे। और सूची किसके द्वारा जारी की गई, तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये सूची जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। दरअसल भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और ये लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। इसी वजह से जो 26 जनवरी है इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इस वजह से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो यहाँ पर ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वहीं केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को ये घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इसके बाद हर साल संविधान दिवस को इस दिन मनाया जाता है। यानी कि संविधान दिवस की जो घोषणा है वो 2015 में हुई थी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी सारी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस है, तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है वो भी यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि संविधान जो है ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है। तो कछुए की एक प्रजाति है लीथ सॉफ्टसेल कछुआ। यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये इसी प्रजाति का कछुआ है और इसी के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 24 नवंबर को कहा कि पनामा में जो विश्व वन्यजीव सम्मेलन चल रहा है, कहाँ पे, पनामा में, तो यहाँ पर जो है लीथ के सॉफ्टसेल कछुए की सुरक्षा की स्थिति बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है। लीथ का नरम खोल वाला कछुआ एक बड़ा मीठे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है और नदियों और जलाशयों में ये पाया जाता है। दरअसल दोस्तों ये जो कछुआ है ये जो है विलुप्ति की कगार पर है, ठीक है। इसी वजह से जो है अभी ये प्रस्ताव अपनाया गया है और इसकी सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाया जाएगा। लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए कोप की 19वीं बैठक पनामा में आयोजित की जा रही है। 14 से 25 नवंबर के बीच तक ये आयोजित की गई है, ठीक है, की गई है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसी में जो है जो वन्यजीव सम्मेलन है इसमें लीथ के सॉफ्ट सेल वाला जो कछुआ है इसकी सुरक्षा के लिए एक भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया। अब दोस्तों इस कछुए के बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो कछुआ है लीथ के सॉफ्ट सेल वाला कछुआ, इसका भारत में जो है अवैध रूप से शिकार किया जाता है और सेवन किया जाता है और इसका जो मांस है वो अवैध रूप से कारोबार किया जाता है, विदेशों में इसको भेजा जाता है और पिछले 30 वर्षों में ये जो कछुआ है इसकी प्रजाति में 90% की गिरावट आई है। कितनी आई है, 90% की इसमें गिरावट आई है और अब ये जो कछुआ है वो आम तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर होने वाली है, क्योंकि इसका अवैध रूप से जो है सेवन किया गया। तो इसी के चलते अभी जो है जो पनामा में विश्व वन्यजीव सम्मेलन हुआ उसमें
इस कछुए की सुरक्षा के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दोस्तों भारत में हर साल 26 नवंबर को एक तो संविधान दिवस आपको बताया और दूसरा दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको जो है भारत में श्वेत क्रांति की जनक कहा जाता है और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से ये दिवस मनाया जा रहा है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है इंडिया में, तो ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया जो दुनिया भर में सबसे बड़ा कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम है। इस ऑपरेशन ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। इस आंदोलन ने लगभग 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध को दोगुना कर दिया और साथ ही दूध उत्पादन को भी 4 गुना बढ़ा दिया था। तो इसी के चलते, क्योंकि इन्होंने इस ऑपरेशन जो फ्लड था जो कि कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम था, इसमें इनका नेतृत्व था, तो इसी के चलते इन्होंने जो है भारत में दूध के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक भी यही हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये आप याद रखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो दोस्तों ये थे 27 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडालीकाई पारी से 2 साल बाद 21 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट था, कर्नाटक। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए और मैं आपसे रोज कहता हूं कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।